Hello, bachcho. Let's read out the question first. Which of the following is not a factor to determine the mutual inductance of the two coils? So यहाँ पर हमें A, B, C and D में कुछ फैक्टर्स गिवन है और हम बताना है कि किस फैक्टर से हम म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ बिटवीन द टू कॉइल्स को डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यहाँ पर हम जो म्यूचुअल इंडक्टेंस का कांस्टेंट होता है दैट इज m, उसका फॉर्मूला यूज करेंगे दैट इज म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू n1 n2 टाइम्स ऑफ a डिवाइडेड बाय क्या हो जाता है l। अब यहाँ पर क्या है ये सब हम जान लेते हैं। सो म्यू नॉट म्यू आर ये मीडिया को इंडिकेट करते हैं, n1 number of turns in the first coil, n2 number of turns in the second coil, a area of cross section for that coil wire जो कि हमने यूज किया है, और l उस सोलेनॉइड की लेंथ हो जाती है। ठीक है, सो यहाँ से देखिए यदि मैं कुछ रिलेशंस फॉर्म करूं कैसे, सो देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मीडिया। ठीक है, ये मीडियम पर डिपेंड कर रही है, ये फर्स्ट रिलेशन हो गया। सेकंड रिलेशन, म्यूचुअल इंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n1 इंटू n2, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स पर भी ये क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है। उसके बाद थर्ड रिलेशन में फॉर्म करूंगा कि म्यूचुअल इंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम शेप ऑफ कॉइल भी बोल सकते हैं कि जिस प्रकार का शेप होगा उसके अकॉर्डिंग उसका एरिया होगा एंड अकॉर्डिंग टू दैट उसकी म्यूचुअल इंडक्टेंस हो जाएंगी। ठीक है, एंड इफ यू सी दैट, सो यहाँ पर हमें एक और कॉन्सेप्ट लिखना होगा कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होती है ना, ये सेपरेशन बिटवीन द कॉइल्स का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होती है, बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होती है। ठीक है, ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है ये सेपरेशन बिटवीन द कॉइल, ओके, इसको हम बोलते हैं सेपरेशन बिटवीन कॉइल, उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होती है। अब ये कैसे होता है इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से ना दो कॉइल्स होती है। ठीक है, ये फर्स्ट कॉइल, इसको मैं मान लेता हूँ ए। ठीक है, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है आई के इक्वल। ठीक है, अब इसके समीप एक दूसरी कॉइल को रख दिया जाता है। ठीक है, हम इसको मान लेते हैं कॉइल बी। अब क्या होगा, जैसे ही इसमें से करंट फ्लो होगा, सो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से जनरेट होंगी। ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बाजू में रखी हुई बी कॉइल है उसको भी क्या करेंगी, थ्रो आउट करेंगी। अब ये जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड इसको पास आउट होंगी, सो इसमें से फ्लक्स का निर्माण होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन उसको हम मान लेते हैं फाई बी, जो कि इक्वल होगा इस मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसमें से एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है जो कि हो जाएगा माइनस ऑफ डी फाई बी बाय डी टी के इक्वल। ठीक है, जहां पर जो इंड्यूस ईएमएफ हमें प्रोड्यूस होता हुआ मिला है वो किस वजह से मिला है, चेंज इन फ्लक्स के कारण से। सो यहाँ पर देखिए मैंने इनिशियली इन दोनों को बहुत ही नियर रखा है। ठीक है, एक दूसरे को करीब में रखा है। सो ये जो लिंकेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है थ्रू आउट दिस सेकंड कॉइल बी वो ज्यादा से ज्यादा होगा। अब यदि मैं इस सेपरेशन को बढ़ा दूं, ठीक है, इंक्रीज कर दूं, यानी कि इन दोनों को थोड़ा सा दूर दूर कर दूं, सो उस कारण से ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये इसमें से कम पास होंगी। यदि वो कम पास होंगी तो फ्लक्स लिंकेज कम होगा, और फ्लक्स लिंकेज कम होगा तो ईएमएफ भी कम प्रोड्यूस होगा, यानी कि इस कॉइल की जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है, ठीक है, वो क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। अब ऐसा क्यों, क्योंकि ये म्यूचुअल इंडक्टेंस सेपरेशन बिटवीन द कॉइल्स का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, सो यदि मैं सेपरेशन बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, सो उस वजह से क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस घटेगा। हाँ ओके सॉरी, यहाँ पर हमने उल्टा लिख दिया। ठीक है, ये बेसिकली सेपरेशन यदि बढ़ाएंगे सो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और यदि मैं सेपरेशन को कम करूंगा सो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, सो ये यहाँ पर हमने कुछ रिलेशन देख लिए हैं, बस इन्हीं के अकॉर्डिंग हम आंसर देख लेते हैं। तो यदि मैं यहाँ से ऑप्शन चेक करूँ,
सो बेसिकली देखिए, ये करंट जैसे जैसे इंक्रीज होगा, ठीक है, सो वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड इसमें जो प्रोड्यूस हो रही है वो भी इंक्रीज होंगी, वो ये फ्लक्स को इंक्रीज करेगा और उस करंट से इंड्यूस ईएमएफ भी इंक्रीज करेगा। दिस मीन्स दैट कि म्यूचुअल इंडक्टेंस भी क्या करेंगी, इंक्रीज करेंगी। सो बेसिकली ये जो ऑप्शन ए बोल रहा है, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट कि इसके द्वारा हम म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका रिलेशन हमें फॉर्मूले में नहीं दिख रहा है, बट इस पर डिपेंड करती है ना। सेकंड थिंग, द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ ईच ऑफ द कॉइल। सो यस, वी हैव सीन हियर कि दोनों कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करती है। सेपरेशन बिटवीन द कॉइल, यस दिस इज आल्सो करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा सेपरेशन बिटवीन द कॉइल उस पर डिपेंड करती है। और डी ऑप्शन देखो, द शेप ऑफ ईच कॉइल। सो बेसिकली यहाँ पर हमने थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लीजिए कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो सिर्फ और सिर्फ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर, ना कि शेप ऑफ ईच कॉइल। यानी कि ईच कॉइल का शेप कैसा है उसके अकॉर्डिंग ये डिपेंड नहीं करती, वो किस पर डिपेंड करती है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। एंड दैट इज वाई यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे क्या पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट टू डिटरमाइन म्यूचुअल इंडक्टेंस। सो बेसिकली ये जो डी ऑप्शन दिख रहा है इसके द्वारा हम म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड आउट नहीं कर सकते, एंड दैट इज वाई जो ऑप्शन डी हमें दिख रहा है that will become the correct answer for our question. ठीक है, so this is the required solution which we have solved by using the conceptual formula of mutual inductance and mutual inductance concept. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.